जहां एक तरफ पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मची है, हलचल मची है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के मामले में पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कौन सी बात कही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में हालात अब भी नाजुक है। हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं की चिंता बढ़ गई है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश के पहले पूर्व हिंदू चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने बांग्लादेश के मौजूदा हालातों और वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा है। उन्होंने कहा, हसीना सरकार को असंवैधानिक तरीके से हटा दिया गया। कोई भी तानाशाह अनंत काल तक सत्ता में नहीं रह सकता है। हसीना के शासनकाल में कई क्रूर घटनाएं हुई, यहाँ तक कि उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश को भी पद से हटा दिया। ये उनके तानाशाह होने का सबसे बड़ा सबूत है। पिछले 53 सालों में बांग्लादेश के राजनेता नाकाम साबित हुए, लेकिन हाल ही में छात्रों के आंदोलन ने ये दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो कुछ भी संभव है। अगर हसीना मुख्य न्यायाधीश को बाहर का रास्ता दिखा सकती है तो उनके तानाशाह होने का और क्या सबूत चाहिए। हसीना का सत्ता से हटना मैं बांग्लादेश की जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। यूनुस हाल ही में ढाकेश्वरी गए थे, वहाँ उन्होंने हिंदू समुदाय के नेताओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अल्पसंख्यक हमेशा से हसीना का साथ देते आए हैं, लेकिन हसीना उनकी रक्षा नहीं कर पाई। 2 साल पहले दुर्गा पूजा के दौरान कई मंदिरों और पंडालों में तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन उनकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी पे मामला दर्ज नहीं किया गया। दोषियों को सजा न मिलने की संस्कृति बांग्लादेश में लंबे समय से चली आ रही है। बांग्लादेश में 3 तरह के लोग अत्याचार करते हैं: कट्टरपंथी, मौकापरस्त गुंडे, राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग। ये लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं और इसका खामियाजा हमेशा अल्पसंख्यकों को ही भुगतना पड़ता है, लेकिन हसीना उनकी रक्षा नहीं कर पाई है। ये बात साफ है कि धर्मनिरपेक्षता और राजधर्म एक साथ नहीं चल सकते हैं। कानूनों को निष्पक्ष होना चाहिए। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट जैसे कानून नहीं होने चाहिए जिसने हिंदू संपत्तियों को जब्त कर लिया। इसी तरह हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कोई छूट नहीं। अगर असली लोकतंत्र, कानून का राज और समानता कायम रहती तो हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित रहते। सभी हिंदू भारत नहीं आ सकते हैं। बांग्लादेश की नींव कभी मजबूत नहीं रही है, ये बात खुद वहाँ के हालात बताते हैं। कैसे? शेख मुजीबुर रहमान ने खुद बांग्लादेश के शुरुआती लोकतंत्र को कमजोर किया। 1974 में वो पाकिस्तान में OIC की बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने एक दलीय व्यवस्था लागू करने की कोशिश की थी। उन्होंने ताजुद्दीन अहमद जैसे बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया था। 1991 तक बांग्लादेश में 2 बार मार्शल लॉ लगा। 1996 में शेख हसीना की सरकार पहली बार सत्ता में आई थी और ये समय बांग्लादेश के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन 2009 में दोबारा सत्ता में आने के बाद से शेख हसीना की कार्यशैली अलग रही। बांग्लादेश का संविधान संसदीय प्रणाली की बात करता है, लेकिन हसीना ने राष्ट्रपति शैली में देश चलाया। 2015 में बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने भारत के केशवानंद भारती मामले की ही तरह संविधान के बुनियादी संरचना को पवित्र बताते हुए कई फैसले दिए, लेकिन शेख हसीना ने संविधान में कई तरह के बदलाव कर व्यवस्था को और उलझा दिया। यूनुस को बधाई, लेकिन साथ ही मुझे झटका भी लगा। बांग्लादेश में जो हुआ वो गैर कानूनी है। जनवरी में हुआ चुनाव विवादित था, लेकिन संसद तो था। हसीना को हटना पड़ा, लेकिन 6 अगस्त तक संसद काम कर रही थी। संविधान के मुताबिक संसद बुलाई जानी चाहिए थी। राष्ट्रपति को हटाकर नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए था। बांग्लादेश में जो हुआ वो असंवैधानिक है। संसद को भंग करने या सेना प्रमुख को हटाने का फैसला नए राष्ट्रपति को लेना चाहिए, लेकिन एक कठपुतली राष्ट्रपति के तहत एक नई अंतरिम सरकार बनाई गई। ये गैर कानूनी है और यही बांग्लादेश की अस्थिरता का कारण है। बांग्लादेश में कई अहम संस्थान आज भी पाकिस्तानी औपनिवेशिक कानूनों के तहत चल रहे हैं। इनमें सेना भी शामिल है। इन कानूनों को बदलने की जरूरत है, यहाँ तक कि संविधान को फिर से लिखा जाना चाहिए। हालांकि इसमें समय लगेगा। मेरा तर्क है कि ऐसा न करने पर बांग्लादेश अस्थिरता के चक्र में फंसा रहेगा। अंतरिम सरकार को पुलिस, सेना, नौकरशाही और सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका में बदलाव लाना चाहिए। हसीना ने भारत भागने का फैसला किया है। अगर दिल्ली में उन्हें रहने दिया जाता है तो भारत मुश्किल में पड़ सकता है। हसीना गंभीर अपराधों की दोषी है। उनके शासन ने 300 से ज्यादा छात्रों को मार डाला है। हसीना को वापस भेजना चाहिए। अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो भविष्य में भारत बांग्लादेश के बीच भी संबंध खराब होंगे। बांग्लादेश में नए चीफ जस्टिस के चुनाव पर सवाल
सवाल उठ रहे हैं। नई सीजे काबिल हैं, लेकिन उन्हें चुनने का तरीका सही नहीं है। राष्ट्रपति को पहले सीजे को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए था। संविधान अभी भी कायम है। अगर इस तरह की गैर कानूनी चीजें जायज हैं, तो दूसरी गैर कानूनी चीजों को भी जायज ठहराना होगा। लेकिन बांग्लादेश में जरूरी मुद्दों को संविधान को नजरअंदाज करके हल किया जाता है। हालांकि स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, ये पीएम मोदी की स्पीच है जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। और इस स्पीच में भी पीएम मोदी ने सवाल किया है और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कहा है। मैं चाहती हूँ कि इस स्पीच को आप सुने। प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना में भी तोड़ फोड़ चल रही है। पाकिस्तान में सेना की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और रिटायर्ड सैन्य अफसरों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा आईएसपीआर ने जानकारी देते हुए बताया है कि तीनों पूर्व सैन्य अधिकारियों को फैज हमीद से कनेक्शन के मामले में हिरासत में लिया गया है। आईएसपीआर ने कहा है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को सैन्य अनुशासन के खिलाफ काम करने के लिए हिरासत में लिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि राजनीतिक हितों के लिए काम करने वाले कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके सहयोगियों की जांच जारी है। आईएसपीआर ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही के संबंध में 3 सेवानिवृत्त अधिकारी भी सैन्य अनुशासन के प्रतिकूल कार्य के लिए सैन्य हिरासत में हैं। इसके पहले 12 अगस्त को आईएसआई के पूर्व प्रमुख जनरल फैज हमीद को सेना ने 12 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। फैज हमीद पर आईएसआई चीफ रहते हुए एक निजी हाउस सोसाइटी के मालिक से कीमती सामान छीनने का आरोप है। इसके लिए आईएसआई और रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया। टॉप सिटी केस में की गई शिकायत पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद के खिलाफ जाँच करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद सेना ने हमीद के खिलाफ जाँच शुरू की है। आईएसपीआर ने कहा है कि पाकिस्तान सेना के अधिनियम के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के सीईओ ने पूर्व आईएसआई महानिदेशक पर जमीन हड़पने और छापेमारी के दौरान कीमती सामान चोरी करने का आरोप लगाया है। मोइज अहमद खान ने नवंबर 2023 में शीर्ष अदालत के मानवाधिकार प्रकोष्ठ में दायर याचिका में पूर्व डीजी आईएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि छापेमारी के बाद उसे उसके 5 अन्य साथियों को हिरासत में रखा गया। इसमें फैज हमीद, उनके भाई नजफ और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तानी सेना में जो ये तोड़फोड़ चल रहा है, ये आगे जाकर चीजों को और ज्यादा खराब करने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।